नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपसे एक सवाल है मेरा, और उस सवाल का जवाब मैं चाहूंगी कि हर कोई दे। ना का मतलब क्या होता है? अगर किसी ने ना कह दिया तो उसका मतलब क्या होता है? अब आप मुझे सिर्फ एक और सवाल का जवाब दीजिए कि अगर कोई इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता, अगर कोई इंसान आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उसको सोचकर बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहूंगी कि आप वीडियो देखते हैं। मैं चाहती हूं कि हम 1 to 1 कन्वर्सेट कर सकें। मैं चाहती हूं कि आप अपने ओपिनियन मेरे सामने ज़रूर रखें। मैं चाहती हूं कि आप अपनी बातें भी बताएं। मुझे भी तो पता लगे कि आप कितना एग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं, क्योंकि ये बातें जो हैं, ये बातें सिर्फ बातें नहीं हैं, बहुत सेंसिटिव टॉपिक हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हीं सेंसिटिव टॉपिक से और इन्हीं सेंसिटिव टॉपिक को लेकर क्राइम हो चुका होता है। कुछ चीज़ों को लेकर क्राइम हो चुका होता है, और इन बातों को डिस्कस करने का मतलब ये नहीं होता कि मुझे आपसे बात करनी है। इन सेंसिटिव टॉपिक को डिस्कस करने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो वारदात हो चुकी है वो किस वजह से हुई है, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नोटिस होनी चाहिए, ताकि आगे हम उस तरह की वारदात को एटलीस्ट रोक सकें। मेरा सवाल वही है कि ना का मतलब क्या होता है, और अगर इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? 2 सवाल हैं, दोनों सवालों के प्लीज़ मुझे कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। वारदात शुरू करते हैं, लेकिन वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहूंगी कि आप परिवार में अगर नए हैं या पहली बार चैनल को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आपके पास नोटिफिकेशन फ़ोन में पहुंच जाएगा। इसके अलावा आपकी जो भी राय है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे सहयोग ज़रूर करें, और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप खुल के सजेस्ट कर सकते हैं, एप्लीकेबल ज़रूर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज की वारदात है 15 जुलाई 2019 की। वारदात है महाराष्ट्र के नागपुर शहर की। वारदात है नागपुर जिले के एक पास के गांव की। 19 जुलाई 2015 की सुबह सुबह 9, साढ़े 9 बजे का टाइम था। नागपुर जिले में एक गांव है सावली गांव। वहाँ की जो पुलिस चौकीदार हैं ज्योति कौशलकर, वो अपने घर पे बैठी हुई थी कि एक आदमी आता है और वो आदमी कहता है कि मेरे साथ चलिए, मैंने आपको कुछ दिखाना है, और वो वहीं से उस आदमी के साथ चली जाती हैं। हाईवे से लगभग 25 फीट दूर एक गड्ढा था, और जब उस गड्ढे के पास लेकर जाता है तो वहाँ पे एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। जब वो वहाँ जाती हैं तो लाश को देखती हैं, तो लाश को देखते ही सबसे पहले ये जिस हिसाब से उसकी ड्रेसिंग थी उस हिसाब से पता चल रहा था कि ये जो लड़की है ये किसी अच्छे घर की है। ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे, और उसका जो जीन्स टॉप जिस हिसाब से उसकी ड्रेसिंग थी उस हिसाब से पता लग रहा था कि ये लोकल की तो नहीं है, ये किसी अच्छे घर की लड़की है। अब इसके बाद उसको बाहर निकाला जाता है। जब बाहर निकाला जाता है तो उस लड़की के जो चेहरा था वो पूरे तरीके से जलाया गया था। ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर एसिड डाला गया है और उसके चेहरे को जलाया गया है। इसके अलावा उसके फेस और उसके सराउंडिंग जो फेस का पोर्शन है उस हर खून से पूरा, मतलब उसकी बॉडी में ऑलमोस्ट पूरी बॉडी में खून से सना हुआ था। ना उसके पास कोई आइडेंटिटी थी, ना उसका कोई फ़ोन था, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं था पहचान के लिए। अब नहीं समझ में आता है कि वो ज्योति को नहीं समझ में आता कि वो क्या करें। तो लेकिन हाँ, उस लड़की के बाएं हाथ में और चेस्ट के ऊपर, सीने पे, यहाँ गले के पास, यहाँ पे टैटू था। तो सिर्फ एक टैटू था जो उसकी पहचान थी। फोटो ली जाती है। ज्योति कौशलकर जो है वो अपने सीनियर्स को कॉल करती हैं, जो पुलिस इंचार्ज होते हैं, चौकी इंचार्ज होते हैं, वो मौका वारदात पर आते हैं। मौका वारदात पर आने के बाद जो डेड बॉडी है उसको अपने कब्जे में लेते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे कि उस जो डेड बॉडी है उस लड़की का एक हाथ नहीं था, तो इससे पता लग रहा था कि इसको जो है वो हाथ जो है वो जानवरों ने खाया हुआ है। इसके अलावा एक चीज़ और भी थी कि ऐसा लग रहा था कि इसका मर्डर जो है वो कहीं और हुआ है, क्योंकि जितना खून उसकी बॉडी में था उस हिसाब से जिस गड्ढे में वो गिरी हुई थी उसकी सराउंडिंग कहीं भी खून के धब्बे थे ही नहीं। तो इससे ये पता लग रहा था कि उसका जो खून है वो कहीं और हुआ है, और यहाँ पे लाके डंप किया गया है।
और इसके अलावा जब आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जब उनको पता लगता है कि यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आसपास जब पूछा जाता है, गांव में पूछा जाता है, तो पता चलता है कि ये लड़की जो है वो यहाँ की सराउंडिंग एरियाज़ की है ही नहीं। अब इसके बाद उसकी जो फोटोग्राफ्स हैं वो ले ली जाती हैं, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वाले आते हैं, फॉरेंसिक टीम आती है, वो अपने जो एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं वो अपने एविडेंस कलेक्ट करती है। इसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इसके बाद पूछताछ शुरू हो जाती है। अब पुलिस के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ उस टैटू के अलावा। कैसे पूछे, कहाँ पूछे, लेकिन पुलिस की समझदारी बहुत अच्छी थी। 10 घंटों में पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया। अब वो 10 घंटे कैसे कैसे गुजरे वो मैं आपको सिलसिलेवार बताऊंगी। तो अब पुलिस ने क्या किया, सबसे पहले उन फोटोज़ को लिया और उन फोटो को सोशल मीडिया पे डाल दिया। जब सोशल मीडिया पे डाल दिया तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से तीसरा, और इस तरीके से वो फ़ोटो जो है वो फटाफट वायरल होने लग गई। जब वो फ़ोटो वायरल होने लग गई तो पहुँचते पहुँचते वो पहुँची नागपुर का एक एरिया है, होटला नाला परिसर, और वहाँ पर एक पान वाला है। जब पान वाला इस फोटो को देखता है तो वो पहचान जाता है। वो बताता है कि ये फ़ोटो तो है, ये खुशी नाम की लड़की की है, और इसको कई बार मैंने एक लड़के के साथ इधर पास में ही एक होटल है, घरेरा होटल, वहाँ पर जाते हुए देखा है। तो ये लड़की को तो मैंने बहुत बार देखा है, और ये लड़की जो है वो उभरती हुई मॉडल है और खुशी नाम है इसका। पूरा नाम पता लगता है कि खुशी परिहार है। अब यहाँ से एक चीज़ तो पता लगती है पुलिस वालों को कि इसका नाम खुशी परिहार है, तो एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि चलो लड़की का नाम तो पता लग गया। अब पुलिस वाले उसका सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल हर बच्चा क्या बड़े भी सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव रहते हैं, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे अकाउंट सर्च करना शुरू किया। तो उनको इंस्टाग्राम पे खुशी परिहार का अकाउंट मिल जाता है। इससे पता लगता है कि खुशी परिहार जो है बीकॉम फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, और इसके अलावा वो नागपुर और मुंबई में कुछ कंपनियों के लिए मॉडलिंग का काम करती है, और वो पार्ट टाइम जो है वो मॉडलिंग किया करती है। अब ये चीज़ पता लगती है। इसके बाद खुशी परिहार का कॉन्टैक्ट नंबर निकलता है। जब उसका कॉन्टैक्ट नंबर निकलता है तो उस कॉन्टैक्ट नंबर में कुछ नंबर्स होते हैं, तो उन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट किया जाता है। तो एक नंबर निकलता है उसकी मासी का। जब उसकी मासी से कॉन्टैक्ट किया जाता है तो मासी बताती है कि हाँ, खुशी परिहार मेरी ही भांजी है, और अब वो मेरे यहाँ नहीं रहती। कुछ समय हुआ है, कुछ टाइम ही हुआ है, अभी जस्ट 5-6 महीने हुए हैं। 5-6 महीने पहले ही वो अपने बॉयफ्रेंड अशरफ के साथ लिव इन में रह रही है, तो वो हमारे पास नहीं रहती। और इतना हमें पता है कि पहाड़गंज एरिया है, वहाँ पर उनका रूम है जो वो लेके रह रहे थे। अब पुलिस को ये चीज़ पता लग जाती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसके साथ वो लिव इन में रहती थी। इसके बाद मासी एक चीज़ और भी बताती है कि जब पुलिस उनको बताती है, उनकी मासी को, कि खुशी की हमें लाश मिली है, ऐसे ऐसे पूरा जब डिटेल बताई जाती है, तो उसकी मासी फुट फुट कर रोने लग जाते हैं। और इसके अलावा पुलिस को फिर उसकी मासी एक चीज़ बताती है कि ये कब की बात है, तो पुलिस बताती है कि 19 तारीख की बात है। तो फिर जो मासी एक चीज़ बोलते हैं कि उस रात से एक दिन पहले अशरफ का कॉल आया था, और अशरफ ने मुझे ये बोला था कि उसका किसी बात को लेकर खुशी के साथ झगड़ा हो गया है और खुशी वापस अपने गांव चली गई है। ये बात मुझे अशरफ ने बताई थी। अब पुलिस ने अशरफ का नंबर लिया। अशरफ का नंबर लेने के बाद उस नंबर को सर्विलांस में डाला, और सर्विलांस में डालने के बाद उसकी तलाश जारी कर दी। कुछ ही ज़्यादा टाइम नहीं लगा, कुछ ही घंटों में अशरफ को गिरफ्तार कर लिया गया और अशरफ को पुलिस स्टेशन लाया गया। जब पुलिस स्टेशन लाया गया तो फिर पहले तो अशरफ ने खूब आनाकानी करी, लेकिन उसके बाद अशरफ ने अपना जुर्म कबूल किया। उससे पहले अशरफ के बारे में और खुशी परिहार के बारे में थोड़ा सा मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। अशरफ जो था 21 साल का लड़का था, और ये लोकल अपने पेरेंट्स का सबसे छोटा बच्चा था। अब इसके फादर की बात करूँ तो इसके फादर जो हैं वो ड्रग डीलर थे, मतलब वो ड्रग सप्लायर थे, इलीगल काम करते थे, और वो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनका जो बेटा है अशरफ ये इस ड्रग वाले धंधे में पड़े। तो इसलिए उन्होंने
वहीं पहाड़गंज के पास ही अशरफ को एक सलून खुलवा के दिया। लेकिन अशरफ का मन उधर सलून में भी नहीं लगता था। वो बहुत ही आराम परस्त लड़का था, ऐश ऐश करना चाहता था, ऐश व आराम करना चाहता था, और इसलिए वो हमेशा पार्टीज में जाता था, क्लब्स में जाता था, मॉडलिंग शोज में जाता था। तो इस तरीके से वो पूरा टाइम मौज मस्ती करता रहता था, और इसी के चलते उसकी बहुत सारी लड़कियों के साथ जान पहचान भी थी। रिलेशन कहते तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, पार्टी करना, दोस्तों के साथ शराब पीना, ये सब चीज़ें उसके लिए बहुत आम सी चीज़ें थी। इसके बाद अब खुशी के बारे में अगर मैं बताऊं तो खुशी जो है वो 19 साल की लड़की थी। खुशी मध्य प्रदेश में एक जिला है सतना, सतना के जिले के एक गांव की रहने वाली थी, और इसके जो फादर थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। उसके जो फादर हैं वो खुशी को टीचर बनाना चाहते थे, लेकिन खुशी के सपने कुछ और थे। खुशी का जो रुझान था, खुशी की जो लाइकिंग थी वो मॉडलिंग क्षेत्र में थी। वो हमेशा मॉडलिंग शोज देखा करती थी, और उसको मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद था, उसको फैशनेबल रहना बहुत ज़्यादा पसंद था, और चूँकि वो सुंदर भी थी तो इसलिए जब वो अपने स्कूल में थी तो उस टाइम पे बहुत सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी उसने जीते थे। वो हमेशा ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया करती थी। इसके बाद खुशी की मासी थे, जो मासी हैं जो नागपुर में रहते थे, तो खुशी अपनी मासी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी। तो जब उसने 10th की तो घर वालों ने डिस्कस किया कि इसकी इस तरीके से लाइकिंग है, तो मासी ने भी सपोर्ट किया कि अगर बच्चे का इस तरफ रुझान है तो एटलीस्ट हमें उसको एक एक्सप्लोजर देना चाहिए, एटलीस्ट वो अपने आप को आगे लेकर जा सके, जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा उसको वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकेगी। तो 10वीं के बाद फिर खुशी नागपुर आके शिफ्ट हो जाती है, और नागपुर में आने के बाद वो एक अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लेती है, और साथ ही साथ उसने अपना जो पोर्टफोलियो है वो बनाया, और उसके बाद उसको कंपनी से मॉडलिंग के ऑफर आने लग जाते हैं और वो उसमें काम करने लग जाती है। पार्ट टाइम वो नागपुर में भी कंपनी में काम करती है और मुंबई भी काम करने जाती है। इसके अलावा खुशी अपनी स्टडी भी कर रही थी साथ साथ, और फाइनल ईयर था उसका, बीकॉम फाइनल ईयर इस साल। एक दिन एक मॉडलिंग शोज में, क्योंकि जो अशरफ है, अशरफ हमेशा ही मॉडलिंग शोज में जाता रहता है, खुशी एक मॉडलिंग शोज के दौरान अशरफ से मिलती है। जब अशरफ से मिलती है तो अशरफ का दिल जो है वो खुशी पर आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है खुशी से, और इसके बाद इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, दोस्ती प्यार में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि जो क्या बोलते हैं अशरफ है, अशरफ के पास पैसा बहुत ज़्यादा था, उसके फादर उसको खर्चा भी देते थे, साथ में सलून का भी जो चलता था वो भी उसका अपना था, तो उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा था, तो वो खुशी पर पैसा बहुत लुटाता था, उसको घुमाता फिराता था, उसको महंगे महंगे गिफ्ट देना, ये सब चीज़ें वो खुशी के साथ करता था। तो खुशी को भी जब ज़्यादा ही वो अटैच होने लग गया तो खुशी को भी उससे प्यार हो गया, और वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। जब ये बात उसकी मासी को पता लगी तो मासी ने भी इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठाया, और इसके अलावा जब खुशी के घर वालों को पता लगी तो घर वालों ने भी इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाया। ऑब्जेक्शन सिर्फ इस बात पे उठाया कि वो दोनों एक कास्ट के नहीं थे, कास्ट की मीन टू से कि एक रिलीजन के नहीं थे, वो मुसलमान था वो हिंदू थी। तो इस बात पर ऐतराज़ खुशी के घर वालों ने भी उठाया और उसकी मासी ने भी उठाया। जब मासी ने ऐतराज़ उठाया तो खुशी ने स्टेप लिया, और उसने क्या किया, 5-6 महीने पहले वो अशरफ के साथ पहाड़गंज में एक जगह है वहाँ पर जाके लिव इन में रहने लग गई। 4-5 महीने बहुत अच्छे तरीके से गुजरते हैं। वो खूब ऐश करवाता था, खूब घूमता था खुशी के साथ, उसको खूब गिफ्ट, महंगे महंगे गिफ्ट भी देता था, उसके ऊपर खूब पैसे लुटाता था। लेकिन उसके बाद कहते हैं जब प्यार का बुखार उतरता है, अशरफ जो है, अशरफ खुशी से निकाह करना चाहता था। इन बिटवीन खुशी ने भी मतलब अपने प्यार को प्रूव करने के लिए 2 टैटू भी गुदवाए, एक यहाँ पे गले के पास और एक कलाई में, 2 टैटू भी गुदवाए अशरफ के नाम के। यहाँ तक कि उसने अपना नाम भी चेंज किया, उसने अपना नाम जाज करके रखा। तो अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, लेकिन सिर्फ 5 महीने जिंदगी गुजरी, उसके बाद से इन दोनों के बीच में खिटपिट होने लगी। खिटपिट की वजह वही थी कि अशरफ उसके साथ निकाह करना चाहता था, लेकिन खुशी ने बोला कि मेरे सपने कुछ और हैं। अब जिस मॉडलिंग शोज में अशरफ खुशी से मिला था
उसको उन्हीं चीज़ों से प्रॉब्लम होने लग गई। क्योंकि मॉडलिंग है, मॉडलिंग में कई बार देर रात भी आना होता है, अलग अलग लोगों से मिलना होता है। तो खुशी का वही रूटीन था जैसा उसका अशरफ के मिलने से पहले था। वो लेट आती थी क्योंकि उसका मकसद यही था कि बीकॉम फाइनल ईयर करने के बाद वो मॉडलिंग में ही फुल फ्लैश अपना टाइम देगी। अशरफ को इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम होने लग गई। अशरफ को खुशी से मिलने, किसी और से मिलने में प्रॉब्लम होने लग गई। अशरफ को उसकी मॉडलिंग करने से प्रॉब्लम होने लगी और वो रोक टोक करने लग गया। अब वो हर चीज़ में उसकी टांग अड़ाने लग गया कि तुम ये नहीं करोगी, तुम वो नहीं करोगी। खुशी को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी और इनके बीच में अब आए दिन झगड़े होने लग गए थे। इसके बाद निकाह के लिए भी खुशी उसको मना कर देती है। जब वो निकाह के लिए मना करती है तो अशरफ को समझ आ जाता है कि अब मेरी इसके साथ लाइफ जो है वो आगे नहीं है। और कहीं ना कहीं उसको ये भी शक होने लग गया कि खुशी का कहीं मेरे अलावा किसी और के साथ भी अब अफेयर चलने लग गया है, किसी और से भी वो बात करती है, मिलती है। जब अशरफ को ये चीज़ समझ आ गई कि अब वो खुशी जो है उसके साथ निकाह नहीं करेगी, उसके साथ कंटिन्यू नहीं करेगी और वो अपना जो मॉडलिंग करियर है वो नहीं छोड़ेगी, तो फिर अशरफ ने कुछ भयानक ही कुछ प्लान किया। और बात आती है 12 जुलाई 2019 की। 12 जुलाई 2019 को वो खुशी को लेता है अपने साथ और वो शामली गांव के आसपास उधर हाईवे पे निकल जाता है और दूर निकल जाते हैं। दूर निकलते हैं, फिर इसके बाद एक ढाबे में बैठ के वो ड्रिंक करते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर वो दोनों कार में बैठ जाते हैं और दोनों ने शराब बहुत ज़्यादा पी हुई थी। लेकिन जब कार में बैठते हैं तो फिर उनके बीच में वही डिस्कशन छिड़ता है। अशरफ कहता है कि तुम ये सब चीज़ें बंद कर दो और खुशी कहती है कि अगर तुमने यही सब चीज़ें डिस्कस करनी है तो हम वापस चलते हैं या मुझे गाड़ी से उतार दो। इन सब चीज़ों में उनका झगड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अशरफ उससे कहता है कि कोई और तुम्हारी ज़िंदगी में आ गया है शायद, इसलिए तुम मुझे छोड़ रही हो। इस तरीके से उनके बीच में झगड़ा होता है। झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है और झगड़ा इस लेवल पे होता है कि दोनों में मारपीट होने लग जाती है। और गुस्से में आकर अशरफ उसको जान से मार देता है। जान से मारने के बाद फिर वो नीचे उतरता है और उसको एक जगह सुनसान एरिया में लेकर जाता है। वहाँ पर ले जाने के बाद वो जो गाड़ी का जैक होता है वो निकालता है, उससे उसके मुंह पर अपना गुस्सा उतारता है, मुंह पे, बॉडी में बार करता है। खून से लथपथ हो जाती है खुशी और उसके बाद फिर वो एसिड निकालता है और एसिड से उसका मुंह जला देता है। सारी आइडेंटिटी, जितनी भी चीज़ें होती हैं, मोबाइल, बैग, जो भी होता है वो सारा कुछ निकाल लेता है ताकि उसकी आइडेंटिटी ही ना मिले। और इसके बाद वो सांवली गांव के आस पास में एक गड्ढा था, हाईवे के साथ जस्ट 25 फीट दूर, वहाँ पे उस गड्ढे में उसको डंप कर देता है और ये सोच के डंप करता है कि यहाँ पे कोई पहुँचेगा नहीं और जंगली जानवर जो हैं उसको खा जाएंगे, क्योंकि पास में ही जंगल भी लगता है, तो जंगली जानवर उसको खा जाएंगे और इस तरीके से उसकी लाश कभी मिलेगी ही नहीं। और इसके बाद वो उसकी मासी को फ़ोन करता है और बताता है कि हमारा झगड़ा हो गया था, तो खुशी जो है वो वापस सतना चली गई है। जब ये बात पुलिस सुनती है तो पुलिस फिर अशरफ को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद चार्जशीट दाखिल करती है और केस कोर्ट में डालती है। मेरे पास जो अपडेट आया है वो इतना अपडेट है कि अशरफ को उम्र कैद की सज़ा हुई है। देखते हैं कि आगे, क्योंकि लोअर कोर्ट ने डिसीजन दिया है, अब देखते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किस लेवल पर वो जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये अशरफ के ऊपर है। तो ये तो थी आज की वारदात। वारदात से पहले ही मैंने कुछ सवाल किए थे, 2 सवाल किए थे। मैं चाहूँगी कि उनका जवाब कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर दें। आज कोई सवाल इसलिए नहीं पूछूंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपसे 2 सवाल पूछे हैं, उनका मुझे आंसर ज़रूर चाहिए। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं भी चाहूँगी कि आप कहाँ तक सहमत हैं और आपके अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू क्या हैं। तो ये तो थी पूरी वारदात। अब वारदात ख़त्म करूँ उससे पहले मैंने कल आपसे एक सवाल किया था। सवाल ये था कि वो कौन सी कंट्री है जहाँ पर शराब पीने की सज़ा फांसी हो सकती है। शराब पीना और बेचना, खरीदना और बेचना दोनों ही जुर्म है और वहाँ पर खरीदना और बेचना, शराब को लीगल तो है ही नहीं, वहाँ पे बैन है पूरी तरीके से, लेकिन उसको बेचना इलीगल तरीके से, सीधा जो सज़ा है वो सज़ाए मौत होती है। तो उस कंट्री का नाम है ईरान। ईरान वो कंट्री है जहाँ पर शराब के लिए स्ट्रिक्ट बैन लगाया हुआ है। तो ये तो था जवाब। कल जन्माष्टमी है तो एडवांस में हैप्पी जन्माष्टमी। मिलते हैं कल एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार। जय हिंद।